मृग तृष्णा अध्याय 53। तहलका सा मच गया था। एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ था अदालत के उस विशाल कक्ष में। यहां तक कि न्यायाधीश महोदय भी अदालत के मध्य तड़प रहे मिस्टर शरद पटेल की तरफ भाग चले थे, क्योंकि अभी अभी शरद पटेल ने खुद को शूट कर लिया था। उन्होंने अपने सीने पर और अपनी गर्दन पर गोलियां चलाई थीं। उनका चेहरा विकृत हो चला था। वे असहनीय पीड़ा के दौर से गुजर रहे थे। उनकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। अब तक रामू भी होश में आ चुका था और अपलक उनकी तरफ किसी मूर्ति की तरह यंत्रवत सा देख रहा था। उसे शायद ये विश्वास नहीं हो रहा था कि ये स्वप्न है या सच्चाई। अचानक मिस्टर पटेल ने अपने खून से रंगे हाथ रामू की तरफ जोड़ दिए। वे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनकी आंसुओं से भरी आंखें जैसे कह रही हों कि रामू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को इंसाफ नहीं दिला सका। अदालत में मौजूद प्रत्येक आंख नम हो चली थी, चाहे वो आंख डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी की हो, न्यायाधीश महोदय हो, इंस्पेक्टर अतुल सचान हो या मनोज मिंथ व राजीव राय। सबके सब गमगीन थे। उनके चेहरों की हालत बता रही थी कि आंसू रोकने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए थे वे सफल नहीं हो पाए हैं। कुछ ही देर में मिस्टर शरद पटेल ने दम तोड़ दिया और अपनी अंतिम समय में उन्होंने अपना एक हाथ खोला, जिसमें एक कागज का टुकड़ा नजर आया। न्यायाधीश महोदय ने खुद आगे बढ़कर कागज का वो टुकड़ा अपने हाथों में लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगे। पत्र उन्हीं के नाम था। योर ऑनर, मैं आज यहां पर बहस करने अवश्य आया हूं, तो मुझे महसूस हो रहा है कि यह केवल एक औपचारिकता भर साबित होगा। मैं पिछली बार ही देख चुका हूं कि सभी सबूत एवं गवाह खरीदे जा चुके हैं। यद्यपि मैं आज अदालत में कुछ विशेष तैयारियों के साथ आया हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरा अंतर्मन ये जानता है कि न्याय खरीदा जा चुका है। योर ऑनर, मेरे जीवन में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि मैं किसी निर्दोष और पीड़ित व्यक्ति को इंसाफ नहीं दिला पा रहा हूं। घनघोर अंधेरा है और उम्मीद की रोशनी कहीं नजर नहीं आ रही है। मैं ये बोझ सहन नहीं कर सकता। यद्यपि मैं आज प्रयास करूंगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि यदि किसी वृक्ष का तना ही काट दिया जाए तो उसे गिरने से रोक पाना असंभव होता है। वो गिर ही जाता है। इसलिए यदि आज अदालत में मुझे असफलता मिलती है तो मैं खुद ही अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। मैं आपसे केवल इतनी उम्मीद करता हूं कि कम से कम आप तो अपने दिल में ये मान ही लेंगे कि परवेज वास्तव में दोषी है, लेकिन धन और आतंक के माध्यम से बेसहारा रामू के साथ अन्याय हुआ है। आप मेरी तरफ से रामू को भी सॉरी कहिएगा। योर ऑनर, आपने भी देखा और मैं भी हमेशा से देखता आ रहा हूं कि किस प्रकार अदालत में पवित्र गीता और कुरान की कसमें खाकर बड़े बड़े सफेद झूठ बोलकर उनका मखौल उड़ाया जाता है। न्याय का आधार वे सबूत हैं जिन्हें कौड़ियों के भाव खरीदा या बेचा जाता है। क्या ये उचित है? आपको सोचना है। जय हिंद। अलविदा। न्यायाधीश महोदय शून्य में खोकर रह गए। जड़वत, यंत्र चालित। उन्होंने अपने हाथ के कागज को एक पुलिसमैन को दे दिया और उसे पूरी अदालत में सार्वजनिक रूप से पढ़ने को कहा। जैसे जैसे कागज की एक एक पंक्ति को पढ़ा जा रहा था,
सभी का हृदय एक गम से भरा जा रहा था, लेकिन इस गम में आक्रोश भी था। प्रत्येक चेहरे पर आंसुओं का सैलाब था। न्यायाधीश महोदय के चेहरे पर एक अजीब सा द्वंद्व था, जैसे कि खींचकर कह रहे हों, मित्र, मैं जानता हूं कि प्रवेश दोषी है और बेचारे रामू और उसकी मासूम बेटी के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं? हमारे देश का कानून सबूत मांगता है, सिर्फ सबूत। जज महोदय के साथ साथ प्रत्येक शख्स जानता था कि अभी अभी इस अदालत में अन्याय की जीत हुई है, लेकिन फिर भी कुछ किया नहीं जा सकता था। सभी बेहद मजबूर थे। सचमुच कितने मजबूर थे वे लोग। भारत के इस कानून ने उन्हें कितना असहाय बना दिया था। प्रत्येक दिल से बस एक ही बात रह रह कर उठ रही थी कि ये कैसा कानून है जहां झूठ बोलने के लिए सच्ची कस्में खाई जाती हैं। कैसा कानून है ये जो सिर्फ सबूतों के आधार पर चलता है, और सबूत तो पैसे वाले लोगों के लिए हर गली चौराहे पर बिकते हैं। क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या इस कमी को कभी दूर नहीं किया जा सकता? प्रत्येक व्यक्ति मन ही मन जार जार रो रहा था, और वहीं डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी भी खून के आंसू रोता हुआ प्रतीत होता था। उसका चेहरा एकदम भावहीन और कठोर हो चला था। आंखें सूज सी गई थीं। उस चतुर्वेदी की यही भाव भंगिमा मनोज मिंथ और राजीव राय को आश्चर्यचकित किए हुए थी। अध्याय 53 समाप्त होता है।